जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये मेरे आधुनिक इतिहास के सीरीज का 21वां वीडियो है और आज का टॉपिक है 1858 के बाद के नीतिगत परिवर्तन भाग 2। जिसके पहले वाले एक्सरसाइज में, इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने भाग 1 का अध्ययन किया था, जिसमें हम लोगों ने प्रशासनिक एवं आर्थिक नीतियों को देखा था। आज हम लोग भाग 2 के अंतर्गत सैन्य नीतियाँ, राजा रजवाड़ों के साथ क्या संबंध थे, सामाजिक सांस्कृतिक नीतियाँ क्या थी, उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं, भाग 2 की शुरुआत करते हैं सैन्य नीतियों के साथ। सैन्य नीतियाँ। ब्रिटिश सत्ता के केंद्र में सेना थी, यानी कि कोई भी सत्ता होती है उसके केंद्र में सेना होती है। इसी के माध्यम से, यानी कि सेना के माध्यम से ही ब्रिटिश राजा रजवाड़ों को जीतते हुए चले गए और सेना के दम पर ही ये भारत में टिके रहे, यानी कि भारत में बने रहे। जो 1857 का विद्रोह हुआ था, इसकी शुरुआत सेना ने की थी। तो अंग्रेज़ चाहते थे कि फिर से इस तरह का कोई विद्रोह ना हो, इस वजह से उन्होंने वो सेना की संरचना में बदलाव लाने का तरीका सोचा ताकि जन असंतोष को दबाया जा सके। इसके लिए उपाय करते हुए अंग्रेज़ों ने क्या किया कि यूरोपीय सैनिकों पर ज़्यादा निर्भरता बढ़ा दी, बजाय कि भारतीय सैनिकों का। सेना में यूरोपीय सैनिकों का प्रतिशत बढ़ा दिया गया। रणनीतिक और भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर, यानी कि रणनीतिक और भौगोलिक दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण स्थान थे वहाँ पर यूरोपियों को रखा गया। महत्वपूर्ण अस्त्र यानी कि युद्ध उपकरण में जो भी था, तोप खाने, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ, इस सब का प्रभारी अंग्रेज़ों को बनाया गया, यूरोपियों को बनाया गया। उच्च पद पर यूरोपियों को रखा गया और भारतीय सैनिकों को 2 भागों में बांट दिया गया, लड़ाकू जाति और गैर लड़ाकू जाति। लड़ाकू जाति में पंजाब, पठान और गोरखा को रखा और इनकी भर्ती खूब की। वहीं पर गैर लड़ाकू जाति बिहार, अवध, मध्य भारत और दक्षिण के कुछ सैनिकों को ये गैर लड़ाकू जाति घोषित किए, क्योंकि 1857 के दौरान यही सैनिक जो थे गैर लड़ाकू जाति के अंतर्गत जो आते हैं, बिहार, अवध, मध्य भारत और दक्षिण के, इन्होंने ही भाग लिया था। अंग्रेज इनको शक के नज़र से देखते थे और इनकी भर्ती की मात्रा कम कर दी थी। और देखते हैं सैन्य नीतियाँ क्या क्या थी। सैन्य नीतियों में हम लोग देख रहे थे कि परिवर्तन के अंतर्गत 1875 ईडी तक ब्रिटिश भारत में सेना में 50% पंजाबी थे, इन्हें लड़ाकू घोषित किया गया था। उसके बाद सेना के पुनर्गठन को संतुलन बनाए रखा गया, क्योंकि अगर ए वर्ग अगर विद्रोह कर रहा, सेना का ए वर्ग विद्रोह कर रहा, तो बी वर्ग ए वर्ग पर गोली चलाने के लिए तैयार हो जाए, ऐसा उन्होंने सेना का गठन किया, सेना में संतुलन बनाने का प्रयास किया। ठीक है ना। सॉरी, एक दूसरे के विरोधी, मैंने कि सेना में एक दूसरे के विरोधी हो जाएं, इसके लिए उन्होंने जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर लोगों में ये क्षेत्रीयता, जातीयता और धर्मगत चीज़ें भरनी शुरू कर दी और अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जात के सैनिकों की भर्ती की जाने लगी, ताकि ये लोग एकता स्थापित ना कर सके, आपस में बटे रहे और ज़रूरत पड़े तो एक दूसरे पर गोली चला दें। धर्म, भाषा, क्षेत्र के प्रति निष्ठा, आस्था को उभारने का इसमें प्रयास किया गया, ताकि ये अपने आप को महत्वपूर्ण समझने लगे, अपने अपने स्तर पर मैं जातिगत श्रेष्ठ हूँ, क्षेत्रगत श्रेष्ठ हूँ, धर्मगत श्रेष्ठ हूँ। दूसरों के प्रति ईर्ष्या और विद्रोह का भाव रखें। सैनिकों में राष्ट्रवादी भावना न जागृत हो पाए, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रवादी भावना न जागृत हो पाए, इसके लिए सैनिकों को, यानी कि भारतीय सैनिकों को समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं से दूर रखा गया। ये सारे भारतीय सैनिकों की संरचना में बदलाव लाने का प्रयास किया गया। पीछे यूरोपीय सेनाओं के संरचना में बदलाव लाया गया था। सन 1904 में देखेंगे कि राजस्व का 52% सेना पर खर्च होता था और भारतीय सैनिकों को फ्रांस और जर्मनी से युद्ध के लिए भेजा जाता था, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक भी गए हुए थे। उसके बाद देखते हैं सार्वजनिक सेवाएं, जिसके अंदर इंडियन सिविल सर्विसेज, जो आज हम लोग यूपीएससी आईएएस की तैयारी करते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। उस समय उसका नाम था, आईएएस का नाम था इंडियन सिविल सर्विसेज। इंडियन सिविल सर्विसेज में कंपनी के शासन के समय अंग्रेज हुआ करते थे। बाद में भारतीयों को भी अनुमति मिल गई, हम लोगों ने पीछे चल के पढ़ा था। और 1863 में पहले भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा क्लियर की थी, सत्येंद्र नाथ ठाकुर। ब्रिटिश आईसीएस अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों, जो भी ब्रिटिश आईसीएस अधिकारी थे उनको महत्वपूर्ण पदों और स्थानों पर रखते थे, भारतीय आईसीएस को नहीं रखते थे। ठीक है ना। लगातार भारतीय सफल हो रहे थे, इसको रोकने के लिए उन्होंने 1859 में 23 वर्ष से जो एज थी कि आईसीएस में भर्ती होने का, उसको 18 वर्ष कर दिया और 1878 में मैक्सिमम 19 वर्ष रखा गया कि 19 वर्ष की अवस्था में ही आप आईसीएस अधिकारी बन सकते हैं। आज देखिए 32 वर्ष तक जनरल कैटेगरी का रहा है
उस समय 1878 ही रहा। 1878 में 19 वर्ष ही रहा मैक्सिमम एज। इसके लिए ICS अधिकारी बनने के लिए आपको ग्रीक लैटिन का ज्ञान होना चाहिए, जो कि आपकी शिक्षा इंग्लैंड में होगी तभी ग्रीक लैटिन का ज्ञान होगा। और जो माध्यम होगा अंग्रेजी होगा। आज तो भारतीय भाषाओं में भी IAS का एग्ज़ाम होता है, उस समय केवल अंग्रेजी में होता था। शिक्षा बहुत ज़्यादा खर्चीली हो गई थी। जो शिक्षा जो थी इन सब का ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षा बहुत खर्चीली थी, इंग्लैंड जाना होता था। ये सब के पीछे मुख्य उद्देश्य था कि भारतीयों को ICS में भर्ती ना होने दिया जाए, भारतीयों को रोका जाए। ICS के साथ साथ पुलिस, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इंजीनियर्स, चिकित्सक, फॉरेस्ट और रेलवे के पदों पर यूरोपीय होते थे, जहां पर इनकी वेतन बहुत ज़्यादा होती थी। इन महत्वपूर्ण पदों पर यूरोपियों को नियुक्त किया जाता था। अब देखते हैं कि राजाओं से संबंधित इनकी क्या नीतियाँ थी। ब्लेजली की सहायक संधि और डलहौजी की हड़प नीतियों ने राजाओं को निराश एवं हताश कर दिया था। इससे इनके अंदर आक्रोश भर गया था। इन राजा रजवाड़ों को 1857 AD में ने 1857 AD में 2 भूमिका निभाई थी। कुछ ने तो अंग्रेजों का विरोध किया, कुछ ने साथ भी दिया था, ठीक है ना। तो 1858 के नीतिगत घोषणा के तहत राजा रजवाड़ों को स्वतंत्रता दे दी गई। जैसे कि ब्लेजली और डलहौजी की नीतियों ने जो साम्राज्यवादी नीतियाँ थी, इनके राज को हड़प लिया गया था। अब इन राजा रजवाड़ों को स्वतंत्रता दी गई। क्योंकि इनको राजा के रूप में मित्र चाहिए था। इससे पहले सेना को, ICS को अपने मित्र बना चुके थे अंग्रेज। अब क्या है कि राजा के रूप में भी मित्र चाहिए था। 1857 AD में जो गवर्नर जनरल थे, बाद में वायसराय का है, लॉर्ड कैनिंग का कथन था। जो हमारे वायसराय थे 1857 के विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग का कथन था कि राजा रजवाड़ों ने तूफान में तरंग रोधक का काम किया। जैसे कि 1857 का जो तूफान आया था, उसमें ये तरंग को रोकने का काम किया था, एनर्जी को रोकने का काम किया था। 1857 का विद्रोह में इन्होंने हमारी बहुत मदद की। इन्होंने 1857 के आंदोलन को धीमा किया था और इस वजह से क्या हुआ कि हमें उतना नुकसान नहीं हुआ। ये लॉर्ड कैनिंग का कथन था। इसलिए ज़रूरी था कि राजा रजवाड़ों को सहयोगी बनाया जाए और 1857 के दौरान राजाओं ने अपनी निष्ठा का प्रमाण दे दिया था। इसलिए अंग्रेज़ों ने 1858 के बाद दत्तक पुत्र यानी कि उत्तराधिकारी का मान्यता दे दी। अगर किसी का बाल बच्चा नहीं है, वो गोद लेकर अब उत्तराधिकारी बना सकता था, इसकी मान्यता दे दी गई। राजा रजवाड़ों की जो भूमि थी उसको अधिग्रहण किया गया था, उसको वापस लौटा दिया गया। अब आगे से अधिग्रहण नहीं किया जाएगा भूमि को। उस समय 1858 के दौरान उस भारत के 40% भौगोलिक क्षेत्रों पर राजाओं का अधिकार था। आबादी इनकी उस 40% भौगोलिक क्षेत्रों पर कुल आबादी 20 से 25% थी और रियासतों की संख्या 560 से 570 थी। अंग्रेज़ों ने इनको अब मित्र बना लिया और अप्रत्यक्ष रूप से इन पर अधिकार भी कर लिया। तो देखते हैं कैसे अधिकार कर लिया। अंग्रेज़ों ने इनके दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट रखा। इनका जो ये रेजिडेंट होते थे, बादशाह की नीतियों पर ये पूरी तरह से निगरानी एवं नियंत्रण रखा करते थे कि बादशाह जो भी नीतियाँ बनाएगी उसकी निगरानी करते थे, उस पर नियंत्रण में रखा करते थे और सारी सूचना वायसराय के पहुंचाते थे रेजिडेंट। अगर रेजिडेंट चाहता तो राजा को बेदखल भी कर सकता था उसके पद से। तो रेजिडेंट की इतनी पावर थी। जैसे आज राजदूत होते हैं, उसी में रेजिडेंट हुआ करता था। राजाओं का राज्य तो बचा रहा, राज्य गद्दी भी बची रही, राज्य दोनों बची रहे, राज्य और राजगद्दी बनी रही, राजस्व भी प्राप्ति होती थी, शान शौकत भी बनी रही। लेकिन राजा अपने संप्रभुता खो दिए थे क्योंकि दरबार में रेजिडेंट था और वो राजा से भी पावरफुल था। ये अंग्रेज़ों के लिए सुविधाजनक साबित हुआ क्योंकि अंग्रेज़ों को राजा के रूप में मित्र मिल गया और रेजिडेंट के माध्यम से इन पर नियंत्रण भी किया जा सकता था। इसलिए ये अंग्रेज़ों को सुविधाजनक लगा। यानी कि राजा जो थे स्वतंत्र होकर भी स्वतंत्र नहीं है। राजा ऊपर से तो सुहावना लगेगा लेकिन अंदर से खोखला लगता था, ठीक है ना। तो ये रहा राजाओं के संबंध में। अब जमींदारों के संबंध में देखते हैं क्या नीतियाँ थी। नीतिगत परिवर्तन में देखते हैं कि जमींदारों के प्रति इन्होंने क्या नीतियाँ अपनाई। ज़मीन का राजस्व, ये जो जमींदार होते थे ज़मीन का राजस्व वसूल करते थे और छोटे छोटे स्थानों पर नियंत्रण भी स्थापित करते थे।
किंतु आर्थिक नीतियों के कारण, अंग्रेज़ों की जो आर्थिक नीतियाँ थी उस कारण बहुत सारे जमींदार तबाह हो गए, क्योंकि टैक्स की मांग बहुत ज़्यादा थी उन आर्थिक नीतियों में, और ये टैक्स समय पे नहीं चुकाते थे तो इनकी ज़मीन से छीन ली जाती थी, इनको ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। स्वतंत्रता आंदोलन में यानी 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत से जमींदारों ने विद्रोहियों का सहयोग भी किया था, जैसे आरा के जो थे बाबू कुंवर सिंह। अंग्रेज अब राजा रजवाड़ों के साथ साथ जमींदारों को पक्ष में करना शुरू कर दिया। पहले तो अंग्रेजों ने राजा रजवाड़ों को किया, उसके बाद जमींदारों को अपने पक्ष में करना शुरू कर दिया। बहुतों को बेदखल कर दिया था अपने भूमि से। हमने बताया कि टैक्स की मांग न पूरी होने पर जमींदारों को ज़मीन से बेदखल कर दिया गया था, उनकी ज़मीन को वापस लौटा दिया गया। ज़मीन का मालिकाना हक जमींदारों को दिया जाने लगा। जमींदार किसी स्थान के शासक या नेता घोषित कर दिए गए। इस तरह हम देखेंगे सेना, नौकरी पेशा के लोग, राजा, जमींदार अब अंग्रेज़ों के पक्ष में आ गए। अब अंग्रेज़ों का ये ज़बरदस्त समर्थन करने लगे। देखेंगे कि अवध के क्षेत्र को हड़प लिया गया था, जिसमें 21,000 जमींदार बेदखल हो गए थे। अब उनकी भी ज़मीनें लौटा दी गई। ठीक है ना। अब देखते हैं सामाजिक सांस्कृतिक नीतियाँ क्या थी। सती प्रथा, नारी शिक्षा, बाल विवाह में सुधार एवं कानून बनाए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, जिससे आम आदमी का आस्था पर बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची थी। अब उन्होंने सार्वजनिक घोषणा के माध्यम से कहा था कि अब इन मामलों में मैं अहस्तक्षेप की नीति अपनाऊंगा। ये भारत के लिए प्रतिक्रियावादी साबित हुआ, क्योंकि ये भारत के लिए प्रगतिशील विचार नहीं था कि अहस्तक्षेप की नीति अपनाना। हस्तक्षेप करने से रूढ़िवादी वर्ग परेशान हो रहा था, रूढ़िवादी वर्ग दुखी हो रहा था, और अहस्तक्षेप से प्रगतिशील वर्ग भारतीय दुखी हो रहा था। किंतु भारत में रूढ़िवादियों की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए उन्होंने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। ठीक है ना। इसलिए अंग्रेज़ों ने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। ये जो प्रगतिशील वर्ग था अहस्तक्षेप की नीति से दुखी था, ये लोकतांत्रिक मूल्यों को मानने वाला मानववाद का समर्थक था। ठीक है ना। लेकिन तो भारतीयों में रूढ़िवादी वर्गों की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए उन्होंने अहस्तक्षेप की नीति अपनाना शुरू किया। अंग्रेज अब शिक्षा के प्रचार प्रसार में ढिलाई देनी शुरू कर दी, क्योंकि ये मॉडर्न एजुकेशन देना नहीं चाहते थे। अगर भारतीयों में मॉडर्न एजुकेशन आ जाए, आधुनिक विचार आ जाए, तो इनको अन्य चीज़ों की मांग करने लगेंगे भारतीय। ये प्रगतिशील हो जाएंगे और प्रगतिशील सोच की मांग करने लगेंगे, जिसमें समानता, नौकरी, सम्मान की मांग होने लगेगी। भारतीयों में आधुनिकीकरण के तत्व आ जाएंगे। इससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया कि मॉडर्न एजुकेशन या शिक्षा के प्रचार प्रसार में ढिलाई देने लगी। सन 1833 में आधुनिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया था, और 1875 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। मैंने एक सिनारियो बताया है ये। ठीक है ना। शिक्षा हिंदुस्तानियों को आगे बढ़ा देगी, परंतु इससे जो चेतना पैदा होगी अंग्रेज़ों के विरोध में खड़ी कर दी जाएगी। इस वजह से क्या होगा कि भारतीयों का जब दमन होगा या पक्षपातपूर्ण नीतियाँ बनाई जाएगी, तो भारतीय प्रश्न खड़ा करेंगे। इसलिए शिक्षा के प्रचार प्रसार में ढिलाई कर दी गई। अब क्या किया है कि अंग्रेजी माध्यम को जारी रखा गया। कहा गया था कि अंग्रेजी में नौकरी पाने के लिए अंग्रेजी ज़रूरी रहेगा, अंग्रेजी माध्यम को जारी रखा जाएगा। ये नौकरी का आधार बना। ये जो इनमें जो यहाँ पर शामिल हुए नौकरी पेशा में जो शामिल भारतीय हुए, ये अंग्रेज़ों के मित्र बने, क्योंकि इनके हित अंग्रेज़ों के हित से मिलते थे। ये जो नौकरी पेशा भारतीय थे, ये भारतीयों के खिलाफ खड़े हो गए। इनका मानना था कि भारत में अंग्रेज़ों का शासन बना रहना चाहिए। तो देख लीजिए, शिक्षा प्रचार प्रसार अपने अनुसार इन्होंने ढाला कि पहले तो ढिलाई कर दी ताकि भारतीयों में आधुनिक विचार उत्पन्न नहीं हो, और शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखा और नौकरी का आधार भी अंग्रेजी रखा, जिससे जो नौकरी पेशा जो भारतीय था अंग्रेज़ों के समर्थन में आ गया। ठीक है ना। और ये क्या हुआ कि जो नौकरी पेशा जो भारतीय था भारतीयों के खिलाफ ही खड़ा हो गया, और का मानना था कि अंग्रेज़ों का शासन भारत में बना रहना चाहिए। यानी कि एक प्रकार से नौकरी पेशा भारतीय अंग्रेज़ों का मित्र बन गया। उसके बाद बांटो और राज करो की नीति अपनाया अंग्रेज़ों ने, डिवाइड एंड पॉलिसी का। इस नीति का अंग्रेज़ों ने जमकर इस्तेमाल किया। सबसे पहले देखा कि हम लोगों ने इससे पहले सैन्य नीति अपनाया था, जिससे सेना खंडित हो गई। समाज में जैसे राजा रजवाड़ों जमींदारों को अपने पक्ष में मिला लिया, यानी कि जो समाज था अपने पक्ष में मिलाया। किस का? राजा रजवाड़ों और जमींदारों का। इससे जो जनसाधारण था इस समाज से अलग हो गया, यानी कि समाज में अब एकता नहीं रही।
जो शिक्षित वर्ग था उनको नौकरी दी गई और यूरोपीय मूल्य इनमें स्थापित किया गया। यहाँ से शिक्षित और अशिक्षित में खाई पैदा कर दी गई। उसके बाद गांव, शहर एवं गांव में विभाजन हुआ, हिंदू और मुस्लिम में विभाजन हुआ, जिसके फलस्वरूप हमें 1947 के रूप में भारत का ही विभाजन दिखाई देता है। एक वर्ष याद रखिएगा, 1857 AD के बाद अंग्रेज़ों ने हिंदुओं को प्रोत्साहित करना शुरू किया और मुस्लिमों को गिराना शुरू किया, किंतु अपने नीतियों में बदलाव लाते हुए 1870 AD के बाद हिंदुओं को नीचे गिराने लगे और मुसलमानों को ऊपर चढ़ाने लगे, प्रोत्साहित करने लगे। फिर क्या हुआ कि ये जो मुसलमान थे और हिंदू थे अपने अपने क्षेत्रों के लिए अपने अपने पार्टियों की मांग करने लगे और आगे चल के यही मांग देश के रूप में परिणित हो गया और भारत और पाकिस्तान का 1947 में बंटवारा हो गया। हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ते रहे, जो कि अंग्रेज़ों ने इसका जमकर लाभ उठाया। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अंग्रेज़ों के लिए लाभकारी साबित हुई। ये इस पॉलिसी के लिए ये अनैतिक अमानवीय स्तर पर भी पहुंच गए, अमानवीय सीमा तक पहुंच गए, जिसके रूप में हमें सांप्रदायिक दंगे दिखाई देते हैं। उसके बाद इन मूल्यों के आधार पर, माने कि जो मूल्य थे बांटो और राज्य करो की नीतियों के आधार पर 1947 तक सरकार अपनी नीतियाँ बनाती रही। इन मूल्यों यानी कि बांटो और राज्य करो, शिक्षा की नीतियाँ, सैन्य नीतियाँ, उसके बाद प्रशासनिक नीतियाँ, उसके बाद आर्थिक नीतियाँ, इन नीतियों के माध्यम से 1947 तक ब्रिटिश सरकार नीतियाँ बनाती रही। लेकिन समय के मांग के अनुरूप और आंदोलनकारियों को संतुष्ट करने के लिए ये जो अंग्रेज़ थे भारत में बेहतर कानून एवं नीतियाँ बनाए। ये भारतीयों के लाभ के लिए नहीं था, ये कि केवल कुछ समय के लिए सत्ता और आगे बढ़ जाए, यानी कि अंग्रेजी सत्ता का अधिकार भारतीयों पर रहे, भारतीय राज्य में रहे, भारत पर रहे, उसके लिए ये बेहतर कानून और नीतियाँ बनाने लगे थे। तो ये रही अपनी 1858 के बाद की नीतिगत परिवर्तन भाग 2, और नीतिगत परिवर्तन यहीं समाप्त होता है। इसके बाद कल से हम लोग भारत में जो सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन हुए थे उसको देखेंगे। बड़ा ही शानदार टॉपिक है, आप देखिएगा, ठीक है ना। तो आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।